जी, डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप की ये है कि अ ग्रुप G is said to be cyclic group if there exists an element A belonging to G such that every element of G can be written as a power of A। मतलब ये है कि आपको G में से कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसकी मदद से आप ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो वो जो एलिमेंट A होगा उसको हम G का जनरेटर कहेंगे। तो अगर G एक साइक्लिक ग्रुप हो जो उसका जनरेटर A हो, मतलब A से जनरेट हो रहा हो, उसके लिए हम ये नोटेशन यूज करेंगे, ये ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और उसके अंदर वो जनरेटर A लिखेंगे, या फिर सेट की नोटेशन में आप उसको यूं लिख सकते हैं A raised to power n where n is an integer। अगर वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर A है और उस A का जो ऑर्डर है वो n है या ग्रुप का ऑर्डर n है, then it can be written as रिप्रेजेंटेशन इसकी ये होगी कि A कोई भी उसका जनरेटर है और इस जनरेटर का ऑर्डर n है। ऑर्डर n होने का मतलब ये है अगर उसकी पावर में n लेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। और इसको अगर सेट की नोटेशन में लिखेंगे तो इसमें टोटल n एलिमेंट्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, उसके बाद a स्क्वायर a क्यूब। यहाँ पर a रेज टू पावर n हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आइडेंटिटी बन जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने C4 ले लिया है, अब Cn के बारे में आपको पता है कि Cn जो होते हैं ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। तो वहां से अगर आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी लें तो उसको हम C4 का नाम देते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर हम इसको ये देखेंगे कि ये साइक्लिक है या नहीं है। यहाँ नीचे मैंने इसके एलिमेंट्स को लिखा हुआ है, पूरी एक लिस्ट दी हुई एलिमेंट्स की, कि अगर हम आयोटा की पावर 1 लेते हैं तो वो तो आयोटा ही होता है, और आयोटा की पावर 2 लेंगे तो वो -1 होता है, आयोटा की पावर 3 लेंगे तो वो माइनस आयोटा होगा, और आयोटा की पावर 4 लेंगे तो वो 1 होता है। इसका मतलब है कि इन 4 एलिमेंट्स को आयोटा की पावर में लिखा जा सकता है। इट मीन्स ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका जनरेटर आयोटा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये भी साबित कर सकते हैं कि ये चारों एलिमेंट्स माइनस आयोटा की पावर में भी लिखे जा सकते हैं, तो माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर होगा। इसका मतलब है कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा जनरेटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों इसके जनरेटर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। इसके जनरेटर, दो जनरेटर्स है इसके, 1 और -1। 1 और -1 इसके दोनों जनरेटर्स हैं, तो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। Zn की अगर हम बात करें, Zn हमारे पास ग्रुप था रेजिड्यू क्लासेस का, एडिशन अंडर मॉड n, तो ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है। अंडर एडिशन मॉड n में यहाँ पर इसके जो जनरेटर्स हैं वो 1 और -1 है। तो -1 को अगर आप मॉड n की शक्ल में लिखें तो इसमें n आप ऐड कर दे तो ये n-1 बनता है। मतलब Zn में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और लास्ट एलिमेंट इसका n-1, ये दोनों इसके जनरेटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे एक और नोट भी लिखा हुआ है, इट कैन हैव अदर जनरेटर्स एक्सेप्ट दीज टू। Zn में सिर्फ ये दो जनरेटर्स नहीं होते, इसके अलावा और जनरेटर भी हो सकते हैं। उसका तरीकेकार आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ अभी इसी लेक्चर में कि Zn में कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो नॉन एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। क्लाइन 4 ग्रुप है। क्लाइन 4 ग्रुप में ये भी हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकता। मतलब अगर आप इसमें से कोई एक एलिमेंट पिक करें तो बाकी सारे एलिमेंट्स उसकी पावर में लिखे जा सके, ऐसी पॉसिबिलिटी इस ग्रुप के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप जो है ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इसी तरह अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लेते हैं तो ये भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है।
मतलब आप एक सिंगल रैशनल नंबर लें और उस रैशनल को ऐड करते जाएं तो आप बाकी सारे रैशनल नंबर बना लें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही रैशनल नंबर से सारे रैशनल नंबर बन सकें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ये भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है जी। कुछ रिजल्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, a group G is cyclic if and only if it coincides with one of its cyclic subgroup। एक ग्रुप उस वक्त साइक्लिक, ऐसे समझ लें कि ये एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है साइक्लिक ग्रुप की। बाज़ औक़ात जो थ्योरम्स होते हैं वो बेसिकली उसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ही हुआ करती हैं। तो यहाँ पर इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये है कि ये ऐसा ग्रुप जो अपने किसी भी साइक्लिक सब ग्रुप के साथ कंसाइड कर जाए, मतलब उसके इक्वल आ जाए। इसका क्या मतलब है? अच्छा, पहले तो साइक्लिक सब ग्रुप को समझे कि साइक्लिक सब ग्रुप का क्या मतलब है। डाइहेड्रल ग्रुप को हमने पढ़ा था, तो डाइहेड्रल ग्रुप में जो रोटेशंस होती है ना, जिनको हम ए से डिनोट करते हैं, ई होता है, ए होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर आप D3 की बात करें तो ये दो रोटेशंस होती हैं, ए और ए स्क्वायर। अगर D4 की बात करें तो उसमें ए आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है और ए क्यूब आ जाता है। अगर आप ये 4 एलिमेंट्स ले लेते हैं तो सब ग्रुप वाले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो उसका सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो एक साइक्लिक सब ग्रुप होता है, इसलिए होता है कि ए से ही जनरेट हो रहा है। पहला एलिमेंट ए है तो फिर आप उसका स्क्वायर करते हैं, दूसरा एलिमेंट बन जाता है, फिर क्यूब लेते हैं तो तीसरा एलिमेंट बनता है, जब फोर्थ पावर लेते हैं तो दोबारा आइडेंटिटी आ जाती है। तो वो जो ग्रुप बनेगा, मैं यहाँ पे उसको राइट कर देता हूँ। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक तो आइडेंटिटी आ जाएगी और दूसरे उसमें आ जाएगा ए, तीसरे उसके अंदर ए स्क्वायर आएगा और चौथा एलिमेंट उसमें आ जाएगा ए क्यूब। ये मैं D4 में से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है। ठीक है, ये एक सब ग्रुप है D4 का। तो D4 में अब इसमें देखें कि ये सारे के सारे एलिमेंट ए से जनरेट हो रहे हैं, तो ये D4 का ऐसा सब ग्रुप है जो कि साइक्लिक सब ग्रुप है। ठीक है, अब ये साइक्लिक ग्रुप D4 के बराबर तो नहीं है। अगर ऐसे हो जाए तो इसका मतलब है कि अगर वो कंसाइड कर जाते हैं, जैसे मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि 1 से जनरेट करें एक साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन, तो 2 जो होता है उसको भी 1 के सम की सूरत में लिखा जा सकता है, 3 को भी लिखा जा। इसका मतलब है कि ये जो इस ग्रुप जनरेट होगा वो बेसिकली Z खुद होगा। ठीक है, ये Z इसी के बराबर होगा, Z इस 1 से जनरेट होगा। तो मैंने एक साइक्लिक सब ग्रुप लिया जो कि 1 से जनरेट हो रहा था, वो Z के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि Z अपने एक साइक्लिक सब ग्रुप के साथ मैच कर गया, तो इसका मतलब है कि Z जो है ये साइक्लिक है। अच्छा, इसी बात को आप दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि ये बात इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। जी, सेकंड थ्योरम है कि इफ G साइक्लिक ग्रुप generated by A, then for any x belonging to G there exists an integer k such that x can be written as a power of A। ये भी by definition ही हो गया कि अगर G के हर एलिमेंट को उस जनरेटर की पावर में लिखा जा सके तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये भी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन बनी साइक्लिक ग्रुप के लिए। तीसरी स्टेटमेंट है कि द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ वन ऑफ इट्स जनरेटर। मतलब जैसे ये मैंने ऊपर एक साइक्लिक ग्रुप लिखा हुआ है जिसमें ई है, ए स्क्वायर है और ए क्यूब है। तो इस ग्रुप में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर 4 बनता है। और अगर आप ए की पावर 4 करते हैं तो वो भी आइडेंटिटी आ जाता है। इसका मतलब इस ग्रुप का जनरेटर कौन है? ए। उस जनरेटर का ऑर्डर कितना है? 4। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? वो भी 4 है। तो इसका मतलब है जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वो उस ए से जो सेट जनरेट होना है
जो ग्रुप बनना है, जो साइक्लिक ग्रुप बनना है, उस साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही होगा। जनरेटर का ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दोनों आपस में बराबर होते हैं जी। फोर्थ थ्योरम है, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। इसमें ये बात याद रखें कि ये जो स्टेटमेंट है इसका एक नेम भी है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। ये बाय नेम आपने इसको याद रखना है। कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि फंडामेंटल थ्योरम, जी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, ये जी इस थ्योरम का नेम है, आपने इसको बाय नेम याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है लिखना, बहरहाल लिख लिया मैंने। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप मतलब कोई भी साइक्लिक ग्रुप आपके पास है, उसका कोई भी सब ग्रुप आप लेंगे तो वो हमेशा साइक्लिक होगा, सही जी। फिफ्थ इसमें स्टेटमेंट है, अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज एबिलियन। जो भी आप साइक्लिक ग्रुप लेंगे वो हमेशा उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और वो एबिलियन होगा। बट कन्वर्स ऑफ अबव इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स दुरुस्त नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या है कि पहले मैंने ये बात की कि साइक्लिक हो तो एबिलियन होगा, तो कन्वर्स क्या बनेगा कि अगर एबिलियन हो तो क्या साइक्लिक होगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हर एबिलियन ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक नहीं होता। एन एबिलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, ये एबिलियन होता है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब है कि ये एबिलियन ग्रुप है। लेकिन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इसी तरह क्लाइन 4 ग्रुप की अगर आप बात करें तो क्लाइन 4 ग्रुप भी एबिलियन है, बट ये भी साइक्लिक नहीं है। U8 जो है ये यूनिटरी ग्रुप है, जो हमने अंडर मॉड 8 ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी एबिलियन है बट ये साइक्लिक नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 मिसालें मैंने लिखी है जो सारे के सारे एबिलियन है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है जी। नेक्स्ट ये 6th थ्योरम है कि अगर G आपके पास कोई ग्रुप है और A उस ग्रुप का एलिमेंट है, और A अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली बात ये है कि अगर A इनफाइनाइट ऑर्डर रखता है, A जो है इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, उस सूरत में A की कोई भी अगर आप डिस्टिंक्ट पावर्स लेते हैं, A की 2 मुख्तलिफ पावर्स लेते हैं, तो वो आपस में सिर्फ उस वक्त बराबर होगी जब ये दोनों पावर्स जो है वो आपस में इक्वल होगी। इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं I और J, ये दोनों अगर बराबर होंगे तो इनकी ये जो पावर्स है a रेज टू पावर I और a रेज टू पावर J, उस वक्त ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर a का ऑर्डर अगर फाइनाइट ऑर्डर है तो उस सूरत में ये दोनों पावर्स आपस में इक्वल हो सकती हैं, I और J बराबर ना भी हो, लेकिन कंडीशन उस वक्त क्या होगी कि n जो है ना, n जो कि a का ऑर्डर है, A का ऑर्डर n इन दोनों पावर्स के डिफरेंस को डिवाइड करे, ठीक है। A का अगर फाइनाइट ऑर्डर हो, फर्ज कर ले वो ऑर्डर n है, तो उस सूरत में ये दोनों पावर्स आपस में सिर्फ A की सूरत में बराबर होगी कि वो जो n A का ऑर्डर n है वो I और J के डिफरेंस को डिवाइड करे।
ये आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगी तो उसमें आपको मैं बता दूं। ये 7th थ्योरम है कि जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है और ए उसका एलिमेंट है जिसका ऑर्डर हमने n लिया हुआ है, ए का ऑर्डर n है, तो अगर आप a रेज टू पर k लेते हैं, a रेज टू पर k लेकर उससे एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगुलर नोटेशन है ये साइक्लिक ग्रुप के लिए है। तो ये एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जो जिसका जनरेटर है a के। अच्छा, दूसरी तरफ आप ऐसे करते हैं कि ये जो a का ऑर्डर n था, इसके साथ ये जो a की पावर k है, इन दोनों का जीसीडी लेते हैं a की पावर में, तो इससे जो ग्रुप जनरेट होगा वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। ये जब हम साइक्लिक सब ग्रुप जो ग्रुप्स होते हैं ना, साइक्लिक सब ग्रुप्स वो बनाते हैं, तो वहां पर ये फार्मूले आपके काम देंगे। वहां पर बाज औकात दो सब ग्रुप्स एक जैसे ही होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो उनके बनाने का तरीकेकार ये बात ध्यान में रख लें कि a की पावर k लें और फिर उस k का आप n के साथ जीसीडी लें, दोनों ग्रुप्स आपस में बराबर बनेंगे। और अगर आपने a k का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, a k का ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि a के ऑर्डर को डिवाइड कर दें इस जीसीडी के ऊपर, तो वो a k का ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। अगर आपको साइक्लिक ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर दे दिया जाता है और फिर आपसे उसकी किसी भी पावर का ऑर्डर पूछा जाता है, तो आप इस फार्मूले की मदद से उसका ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने आगे दी हुई है, वो आपको अभी समझा दूंगा। अच्छा, थ्योरम नंबर 7 है, इन अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। अगर आप साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट लेते हैं तो फिर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। मतलब ए का ऑर्डर डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी। तो एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है साइक्लिक ग्रुप्स में, एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अच्छा, थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 8। इसमें आपने a लिया, उसकी पावर i ली, फिर आपने a की पावर j लिया। इन दोनों से जनरेट होने वाले जो ग्रुप्स हैं वो सिर्फ उस सूरत में बराबर होंगे जब आप n जो है ये a का ऑर्डर है, a की पावर में जो i है इसका जीसीडी लिया आपने a के ऑर्डर के साथ, और दूसरी तरफ जो a की पावर में j है उसका भी आपने जीसीडी लिया n के साथ। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस सूरत में ये दोनों सब ग्रुप्स आपस में बराबर होंगे। इसी तरह उनके ऑर्डर्स भी सिर्फ उसी सूरत में सेम हो सकते हैं जब ये दोनों जीसीडी आपस में इक्वल होंगे। इन्हीं थ्योरम्स को अगर हम Zn की शक्ल में लेकर के जाते हैं तो कोई भी इंटीजर k जो है Zn के अंदर, वो Zn का जनरेटर होगा सिर्फ उस सूरत में। ये अभी पहले मैंने जो बात आपको बताई थी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, ये Zn की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये थर्ड एग्जांपल में मैंने कहा था कि 1 और -1 या 1 और n-1 ये दो जनरेटर्स होते हैं Zn के। और फिर मैंने नीचे ये बात भी की थी कि इसके इन दो के अलावा और भी कई जनरेटर हो सकते हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इस थ्योरम की हेल्प से। दोबारा उस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। An integer k in Zn is the generator of Zn if and only if this GCD of, मतलब दूसरे लफ्जों में ये relative prime है। मतलब जैसे आप Z4 की बात करते हैं तो Z4 में जो 1 होता है ये 4 के साथ relative prime है, तो 1 जो है ये Z4 का जनरेटर है। इसी तरह जो 3 है वो भी relative prime है Z4 के साथ। ये मैं Z4 की एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने सेट ले लिया Z4, ये ग्रुप है हमारे पास। Z4 के बजाय ना Z6 ले ले, थोड़े से ज्यादा जनरेटर्स उसमें हो जाएंगे। अब इसमें एक तो 0 होता है, दूसरा इसमें 1 होता है, फिर इसमें 2 होता है,
और इसमें 3 होता है, 4 इसका एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट इसका 5। अब अगर आपसे मैं ये पूछता हूं कि Z6 के कितने जनरेटर्स हैं या कौन कौन से जनरेटर है, तो आप देखें 6 के साथ जो रिलेटिव प्राइम है ना वो सारे जनरेटर हैं इसके। आप 1 से Z6 को जनरेट कर सकते हैं क्योंकि 1 6 के साथ रिलेटिव प्राइम है। 2 के साथ नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि 2 और 6 रिलेटिव प्राइम नहीं है बल्कि इनका GCD 2 है। ये जो 3 है ये भी इसका जनरेटर नहीं है क्योंकि 3 और 6 का भी GCD 3 आएगा, तो ये भी रिलेटिव प्राइम नहीं है। 4 भी इसका GCD नहीं, 4 भी इसका क्या कहते हैं ये जनरेटर नहीं है। 5 इसका जनरेटर है क्योंकि 5 जो है ये 6 के साथ रिलेटिव प्राइम है। तो इस तरीके से आप Zn के जनरेटर्स की तादाद भी बता सकते हैं और जनरेटर्स की तादाद के अलावा वो जनरेटर्स भी बता सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा हमने आइलर 5 फंक्शन पढ़ा हुआ है। आइलर 5 फंक्शन, आइलर 5 फंक्शन हमें यह बताता है कि कोई भी नंबर आपके पास n है, ठीक है, इस n से छोटे रिलेटिव प्राइम कितने नंबर होते हैं, ठीक है। ये आइलर 5 फंक्शन की स्टेटमेंट होती है कि इट टेल्स अस द नंबर ऑफ प्राइम्स लेस देन n। तो अब यहाँ पर एक और वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि Zn के अगर आप सिर्फ जनरेटर्स की तादाद बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 5 of 6 निकाल लें। जब आप 5 of 6 फाइंड आउट करेंगे तो वो बेसिकली जैसे इसका ये फार्मूला था, अगर मैं n की जगह पर 6 ले लेता हूँ तो फिर आइलर 5 फंक्शन की मदद से यहाँ पर n लिखते थे, मतलब 6 लिखेंगे और 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें 2 प्राइम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 और 3, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो दोनों प्राइम्स को आप उस तरीके से जो ऑलरेडी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं उस तरीके से आप इसको इवेलुएट करें। 1 माइनस 1/3। अब यहाँ से अगर आप इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं तो ये 1/2 बनेगा। ये 3 1 is the 3, इसमें से 1 minus 2/3, तो ये 1/2 है। 2 3 is the 6, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा सिर्फ। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको आइलर 5 फंक्शन ने रिजल्ट कितना दिया, 2 दिया, और हमने डायरेक्ट बाय डेफिनेशन इसको चेक किया तो फिर भी 2 ही जनरेटर्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आप ये याद रख लें, क्विक तरीका ये है, अगर सिर्फ जनरेटर्स की तादाद निकालना चाहते हैं तो आइलर 5 फंक्शन मालूम कर लें। अगर जनरेटर्स बताना चाहते हैं कौन कौन से हैं तो फिर आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि कौन कौन से n के साथ रिलेटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इस तरीका का दोनों तरीकों को आप सीख लें जी। नेक्स्ट थ्योरम 10 है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप। सही, जैसे ये Z6 है, अब यहाँ पर Z6 तो ये तो प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, इसका ऑर्डर 6 है, तो यहाँ पर हम गारंटी नहीं दे सकते। मतलब अगर ऑर्डर प्राइम होगा तो वो साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो लाजमी नहीं है उसका ऑर्डर जो है वो प्राइम हो। तो इसकी गारंटी तो हमें नहीं मिल सकती, लेकिन इस बात की गारंटी ये श्योर है कि जो Z5 है ना, Z5 ये लाजमन साइक्लिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 5 है और 5 इज अ प्राइम नंबर। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो, जिसका ऑर्डर प्राइम हो, वो साइक्लिक ग्रुप होता है। हमेशा ये बात याद रखें। और जो साइक्लिक हो गया, जाहिर बात है वो एबीलियन भी होगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि D8 या D4 कर ले, अब D4 का जो ऑर्डर होता है ये 8 होता है, ठीक है। अब ये क्या ये है या नहीं है, साइक्लिक है या नहीं है, तो ये तो हम पीछे रिजल्ट देख चुके हैं कि इसका हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप बनाया था, वो इससे छोटा था, इससे उसने कंसाइड नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उस रिजल्ट के तहत ये साइक्लिक नहीं है। और दूसरे इसमें जनरेटर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब ऐसे 2 जनरेटर्स होते हैं जो मिलकर सारे एलिमेंट्स बनाते हैं।
तो साइक्लिक की तारीफ ये है कि एक सिंगल जनरेटर सारे एलिमेंट बनाए। अगर दो एलिमेंट्स मिलकर बनाएंगे तो वो साइक्लिक नहीं होता। तो दोनों रुख से आप इसको देखें तो ये दोनों तरीकों से साइक्लिक नहीं होता। जी यहाँ पर एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक एलिमेंट ए लिया जिसका ऑर्डर n है। अच्छा, इस ए से जो सेट जनरेट होगा, फिर आपने ए की पावर में कोई इंटीजर ले लिया और उससे जो सेट जनरेट होगा, ये दोनों सेट्स आपस में बराबर होंगे अगर n के साथ आप जीसीडी ले और वो जीसीडी 1 आ जाए, मतलब रिलेटिव प्राइम। इसी तरह ऑर्डर जो है वो ए का ऑर्डर और ए रेज टू पावर जे का ऑर्डर, ये दोनों भी आपस में सेम होंगे अगर n के साथ आप इस जे का जीसीडी लेते हैं और वो 1 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए मैंने आपको मुकम्मल तरीका समझाया हुआ है। ये थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट का भी, कि आप किस तरह से जनरेटर्स मालूम कर लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो हम 3 लेते हैं। अब ये U50 है, मतलब इसमें मॉड जो है वो 5 के अंडर आपने चेक करना है। तो 3 मॉड 50 जो होता है, ये तो 3 के इक्वल ही आ जाता है। अब अगर पावर में आप एक रिलेटिव नंबर लेते हैं तो इसके साथ ये 3 जो है ना, ये इसका जनरेटर है। एक मैंने जनरेटर पिक कर लिया है, तो ये 3 इसका जनरेटर है। उसके बाद अब और कौन कौन से बन सकते हैं, तो इसमें आप 3 का ऑर्डर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 का ऑर्डर कितना है। तो 3 का ऑर्डर चेक करने के लिए आप 3 को मल्टीप्लाई करते जाएं। बहरहाल उसको आप मल्टीप्लाई करके जो भी उसका ऑर्डर बनेगा उसके साथ रिलेटिव प्राइम नंबर लेते जाएं। जैसे ये ऊपर उसने दिखाया ना, तो ए का जो ऑर्डर है, बहरहाल इसको कर लेते हैं अभी इधर ही। बहरहाल इसको आप चेक कीजिएगा, क्योंकि आगे टाइम थोड़ा सा बचता है तो बाकी एग्जांपल्स भी मैंने करवानी है। इसको आप 3 का पहले ऑर्डर फाइंड कीजिएगा, 3 को मल्टीप्लाई करवाते जाइएगा। जहां पर आपको आइडेंटिटी मिल जाए ना, जैसे 3 3 इज द 9 है, तो मेरे ख्याल में 3 को 17 से जरब दें तो वो कितना बनता है, 50 बनता है। हाँ, 51 बनता है। चलो खैर, ये कुछ ओल्ड पेपर से मैंने एग्जांपल्स ली हुई हैं, आज के लेक्चर से रिलेटेड है, तो इनको हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। बाकी बातें जो है वो मैं आपको कुछ पीडीएफ में एग्जांपल्स और भी सेंड कर दूंगा साइक्लिक ग्रुप के हवाले से। अच्छा, पहला सवाल है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज, ये अभी हमने थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप। तो डी ऑप्शन जो है वो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो एक साइक्लिक ग्रुप होता है। इसी तरह सेकंड है, जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 जनरेटेड बाय ए। जी का ऑर्डर 24 है, इसका जनरेटर ए है। मतलब जब आपने कहा ना जी का ऑर्डर 24 है और वो साइक्लिक ग्रुप है, तो उसका जो जनरेटर है उसका ऑर्डर भी 24 ही होगा। तो ए का ऑर्डर भी 24 है, जनरेटर का ऑर्डर। तो आपने ए की पावर 10 इसका ऑर्डर आपने निकालना है। तो वही थ्योरम जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है, ये पिछली स्लाइड के ऊपर, ये वाला, ये लास्ट फार्मूला, ये अब हम वहां पर इस्तेमाल करके ए की पावर 10 का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही फार्मूला इस्तेमाल किया, के की जगह पर हमने 10 ले लिया क्योंकि उसकी पावर 10 है, और n जो है वो ऑर्डर है। Let G be a cyclic group of order 24 generated by A. Then order of A raised to power 10 is, तो वो मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, K की जगह पर 10 लेंगे और N की जगह पर 24 रखेंगे। तो ये GCD इवैल्यूएट करके इसका ऑर्डर 24 निकलता है। तो ट्रू ऑप्शन इसकी बी है। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 12।
तो जी जो है ये इसका जनरेटर क्या होगा, मतलब ये किसके साथ जनरेट होगा। तो पीछे चलकर अगर हम इस बात को देखें तो पहले तो ये बात यहाँ पर क्लियर कर लें कि ए इसका जनरेटर है। इसका जनरेटर कौन है, ए। और ऑर्डर कितना है, 12 है। ए का ऑर्डर 12 है। तो हमने इसका जो प्रीवियस मैंने रिजल्ट्स आपको पढ़ाए हैं अभी, तो यहाँ पर इस थ्योरम में देखें कि इस ग्रुप का जनरेटर है ए। अगर आप ए की किसी पावर से जनरेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि जो ए की पावर है ना वो इसके ऑर्डर के साथ रिलेटिव प्राइम हो, तो फिर दोनों ग्रुप्स जो होंगे वो सेम होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ए का ऑर्डर है 12। अब अगर आप ए की किसी पावर से करना चाहते हो उसको जनरेट, तो वो ए की पावर 12 के साथ रिलेटिव प्राइम होनी चाहिए। अब 5 जो है ये 12 के साथ है रिलेटिव प्राइम, तो इसका मतलब है a रेज टू 5 से जो ग्रुप जनरेट होगा वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। जबकि 6 12 के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, 2 भी 12 के साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, 8 भी इसके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है। तो ट्रू ऑप्शन इसकी फर्स्ट होगी, a रेज टू पावर 5 जो ये g का जनरेट कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कि ऐसा आपने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर है 17, तो इसके बारे में आपने बताना है कि ये इसको कौन जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये इसके जनरेटर कौन कौन से हैं। अब आइलर 5 फंक्शन मैंने आपको बताया था अभी, आइलर 5 फंक्शन के जरिए अगर आप इसको निकालें तो वो आपको तादाद बता देगा। अब 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 17 प्राइम नंबर है, इसका अगर आप आइलर 5 फंक्शन निकालें तो वो क्या बनेगा, यहाँ जी 17 का अगर हम आइलर 5 फंक्शन फाइंड आउट करें तो तरीकाकार पहले यहाँ पर n कौन है, 17 है, और a की इसमें प्राइम है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, तो 1 माइनस 1 ओवर 17। लो जी एलसीएम लेंगे तो वो 16 ओवर 17 बन जाएगा, 17 से कैंसिल होगा तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 16। इसका मतलब है कि इसके 16 जनरेटर्स बनेंगे, उसमें इसका मतलब फिर उसमें आइडेंटिटी शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो जनरेटर होता है वो ऑलवेज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। फर्स्ट ऑप्शन दुरुस्त नहीं है क्योंकि एनी एलिमेंट की बात करें तो उसमें आइडेंटिटी भी आ जाती है, तो आइडेंटिटी तो जनरेटर हो नहीं सकता। सी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी तो जनरेटर नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है ए और ए का इनवर्स, मतलब जो जनरेटर है वो और जनरेटर का इनवर्स, लेकिन जब हमने आइलर 5 फंक्शन वाले तरीके से जनरेटर्स की तादाद निकाली तो वो तो 16 बनती है। तो इसका मतलब है सिर्फ ये दोनों नहीं है बल्कि कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इसका जनरेटर हो सकता है। तो यहाँ तक